हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग यू ऑल ऑन समर्थ आईएएस एंड जुडिशरी। देखिए, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 को कंटिन्यू करेंगे और स्लम एरियाज इंप्रूवमेंट एंड क्लियरेंस एक्ट 1956 की आप लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि इसको बता दीजिए, जो भी आपके केसमेट में दिया हुआ है। वैसे एक्ट अपने आप में थोड़ा सा बड़ा है। अगर इस एक्ट को पढ़ने जाओगे तो मजा आएगा आपको पढ़ने में कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसको आप डिमार्केशन कैसे कर सकते हो जानोगे। पर एज सच अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपके पेपर्स में काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको एक वीडियो कल सुबह में मिल जाएगी, क्योंकि मुझे अभी आईपीआर की भी वीडियो बनानी है। दैन तुरंत 8 बजे तक अपलोड भी करना है उसको, और कल शाम तक आपकी वीडियो तो कल आईएएस फिनिश हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेरी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अपन जब स्लम कंट्रोल एक्ट को पढ़ते हैं ना, स्लम एरियाज को, तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड दिस इज समर्थ आईएएस एंड जुडिशरी। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोगों का प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब तक मुझसे बनेगा वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा आप सबके लिए। ठीक है, देखिए, स्लम एरियाज एक्ट की जब आप बात करते हो ना, जब स्लम एरियाज एक्ट को समझने के लिए आप जाते हो कि आखिर ऐसा क्या है उस चीज़ में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है। जब मैं एक वर्ड कहता हूँ स्लम एरिया, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो स्लम का मतलब समझते हैं। स्लम का मतलब अगर आपको याद नहीं हो, अगर मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। धारावी, धारावी एक स्लम एरिया है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। मुंबई का धारावी, चौल जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे घर में हजारों लोग, 1-2 स्क्वायर किलोमीटर में हजारों लाखों लोग रहते हैं। लेट्स से कि बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है उसमें, गरीबों की हम कह रहे हैं, जिसमें उनके पास लिटरली दूसरा अकोमोडेशन अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो कहीं और जाके रह सकते हैं। तो जब स्लम एरियाज 1956 में बनाया गया था ना, ये दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के पहले बनाई गई। आप सोचो क्यों बनाया गया था 1956 में, क्योंकि उस समय पे इनको ऐसी इंपॉर्टेंस लग रही थी कि जो स्लम एरियाज हैं, जो हमारे देश की गरीबी को झलका रहे हैं, जो दिखता है कि नहीं यार इंडिया एक गरीब देश है, पॉपुलेशन है पूरे इंडिया में, बता रहा हूँ। हम बात भले ही इस स्लम एरियाज में बात करें, स्पेसिफिकली दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली, बॉम्बे, बड़े बड़े जो क्षेत्र थे वहाँ पे दिखते थे गरीबी, साफ दिखते थे। बाकी तो ऑल टुगेदर स्टेट ही गरीब थे। इंडिया में ऑल जितने स्टेट थे वो पूरा स्टेट ही गरीबी में था। पर कुछ एक स्टेट जो अच्छे खासे डेवलप हो रहे थे, उसके कुछ एक पोर्शंस में गरीबी साफ झलकती थी। तो स्लम एरियाज इंप्रूवमेंट एंड क्लियरेंस की एक्ट बनाई गई। या तो आप उस स्लम एरियाज को इंप्रूवमेंट करो, इंप्रूवमेंट इन द सेंस व्हाट, उसके लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा करिए, उसमें जो कंडीशंस हैं, हाइजीनिक कंडीशंस को उठाइए। हाइजीनिक जो लोग, मतलब इन हाइजीनिक कंडीशन ज़्यादा प्रिवेल करती थी, अच्छे तरीके से लोग नहीं रहते थे, हाइजीन तरीके से नहीं रहते थे, उसको बढ़ाइए, थोड़ा सा उसको आप हेल्ड करिए, या फिर उसको धीरे धीरे कम करिए, स्लम एरियाज को क्लियरेंस करिए, ताकि कम हो धीरे धीरे हमारे फ्यूचर में स्लम एरियाज। और एक समय में इतने बड़े एरियाज थे, अब धीरे धीरे काफ़ी कम हो गए हैं। तो इसका मेन पर्पस यही था कि जो पुअर है, मार्जिनलाइज्ड है, जो डाउन ट्रोडन, जिनको वाकई में जरूरत है इंप्रूवमेंट की, उनको हेल्दी कंडीशंस में, उनके लिविंग स्टैंडर्ड, उनके लिविंग कंडीशंस में जरूर करिए इंप्रूवमेंट, या फिर ऑल टुगेदर स्लम एरियाज को क्लियर करिए, क्लियरेंस करिए आप उसको, ताकि साफ सफाई हो वहां पे। मतलब कम इन द क्लियरेंस, मतलब कम करो उसको, क्लियरेंस करिए उसको, खत्म करिए स्लम एरियाज को। इन द सेंस खत्म ऐसे नहीं कि गरीबों को लाके सड़क पर कर दिया फिर खत्म कर दिया, नहीं। उनको मस्ट बी प्रोवाइडेड अकोमोडेशन, डिफरेंट तरह का अच्छा अकोमोडेशन, ताकि हाइजीनिक कंडीशंस बढ़े। तो इस वे में बोला गया, मतलब पर्पस बहुत नोबेल था, बहुत ही अच्छे पर्पस से इसको बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें जब प्रेम्बर जाओ, इसको देखो, फर्स्ट जब स्टार्ट करोगे एक्ट, उसमें लिखा हुआ था एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द इंप्रूवमेंट एंड क्लियरेंस ऑफ स्लम एरियाज इन सर्टेन यूनियन टेरिटरीज एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स इन सच एरिया फ्रॉम इविक्शन। अब एक बात देखो, इसमें क्या वर्ड लिखा हुआ है, टेनेंट्स। टेनेंट्स की बात हुई, मतलब टेनेंट हो तो पक्का कोई ना कोई लैंडलॉर्ड भी होगा, तभी तो टेनेंट की बात हो रही है। चाहे वो लैंडलॉर्ड कोई भी हो सकता है, चाहे सरकारी जमीन हो, चाहे कोई भी हो, अगर लैंडलॉर्ड हो तो कोई ना कोई होगा, तभी लैंडलॉर्ड की बात, टेनेंट की बात हो रही है। तो आज हम जो भी बात करेंगे वो टेनेंट के रूप में बात करेंगे। एक और वर्ड होता है ऑक्यूपायर, उसका भी सेक्शन 2F में डेफिनेशन भी बताऊंगा मैं आपको, पर वो हर जगह पे, भले ही सेक्शन जो स्लम एरिया आपका इंप्रूवमेंट एंड क्लियरेंस एक्ट, उसमें ऑक्यूपायर वर्ड को स्पेसिफिकली डिफाइन किया, और टेनेंट को डिफाइन किया नहीं इन्होंने, उसमें ऑक्यूपायर को डिफाइन किया। बाद में चीज सवाल उठने लग गई तो उन्होंने दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 के साथ कंबाइन कर दिया कि आप वहां से देखो, उसके साथ टेनेंट का डेफिनेशन वहां से पता करो। तो कुछ एरियाज में इंप्रूवमेंट और क्लियरेंस की बात हो रही थी सर्टेन यूनियन टेरिटरीज में, और कुछ प्रोटेक्शन के लिए, इविक्शन के लिए, कि आप इविक्शन नहीं कर सकते टेनेंट्स का स्लम एरियाज से, क्योंकि वो लिटरली मार्जिनलाइज है, डाउन टोडन, उनको अगर निकाल दोगे तो जाएंगे कहां। तो ऑक्यूपायर का डेफिनेशन देख लेते एक बार। कहता है ऑक्यूपायर सेक्शन 2F में इंक्लूड्स करता है क्या क्या, एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज पेइंग or is liable to pay to the owner the rent or any portion of the rent of the land or building in respect of which such rent is paid or is payable। समझ रहे इतना आप। An owner in occupation of or otherwise using his land or building, a rent free tenant of any building or land, a licensee in occupation of any land or building, and any person who is liable to pay the owner damages for the use and occupation of any land or building। ये ऑक्यूपायर का डेफिनेशन था। ऑक्यूपायर में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं वो पर्सन की बात बताई इन्होंने, कि कौन कौन हो सकते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन जो उस समय के लिए लायबल है ओनर को रेंट देने के लिए, पे कर रहा है, या कोई भी ऐसा ओनर जो इस ऑक्यूपेशन में है और वो
अपना जो लैंड और बिल्डिंग को वो यूज कर रहा है या फिर वो दिया है किसी को यूज करने के लिए लेट से। रेंट फ्री टेनेंट ऑफ एनी बिल्डिंग और एनी लैंड, कोई भी रेंट फ्री बिल्डिंग में कोई अगर रह रहा है लैंड में या बिल्डिंग में, उसको बोल सकते हैं। अ लाइसेंसी इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग एंड एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे द ओनर डैमेजेस फॉर द यूज एंड ऑक्यूपेशन ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग। ये टेनेंट के डेफिनेशन से थोड़ा अलग था, थोड़ा बाइडर कॉन्टेक्स्ट में बात करी गई थी। ऑक्यूपायर में बहुत बड़े लोगों को, बहुत बड़े जो टेनेंट का डेफिनेशन का बाइडर कॉन्टेक्स्ट हो सकता है ना, कि एक टेनेंट को सिर्फ टेनेंट के रूप में नहीं एज अ काइंड ऑफ ऑक्यूपायर ही बस देखिए, हो सकता है एक लाइसेंसी हो, रेंट फ्री टेनेंट हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो पेमेंट दे ही रहा हो, तो उनको भी इंक्लूड कर लिया गया इसमें। पर बात हम सिर्फ और सिर्फ टेनेंट की प्रोटेक्शन की करेंगे आज, जो हम सेक्शंस आज बात करेंगे उसमें, ठीक है। अब जब आगे देखो तो और कुछ सेक्शंस लिखा है। स्लम क्लियरेंस, स्लम क्लियरेंस मींस द क्लियरेंस ऑफ एनी स्लम एरिया बाय द डेमोलिशन एंड रिमूवल ऑफ बिल्डिंग्स देयर फ्रॉम। वहां से बिल्डिंग्स को हटा दीजिए, डेमोलिश कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, पर ऐसा नहीं कि उनको बाहर करके रख दिए, नहीं, इविक्ट करके नहीं कर सकते आप। अगर इविक्शन करना है तो उनको एकोमोडेशन देना पड़ेगा आपको, सेक्शन 19 में भी देखेंगे। वर्क ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब रिपेयर कराइए, कुछ अल्ट्रेशन कराइए, लाइटिंग पॉइंट्स, वाटर टैप, बेदिंग प्लेसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स, ओपन कवर्ड जो भी हैं, ओपनिंग और कोर्टयार्ड्स बनाइए, रिमूवल ऑफ रबिश बनाइए, और कोई भी ऐसा वर्क जो आपको लगता है कि उनके हाइजीनिक कंडीशंस को या उनके स्लम एरिया को इंप्रूव कर सकता है, वो सारे काम आपको करने पड़ेंगे। ये बातें करी गई। कुछ और डेफिनेशन देखते हैं स्लम एरियाज को। डिक्लेरेशन ऑफ स्लम एरिया सेक्शन 3 में कहता है, वेयर द कंपिटेंट अथॉरिटी अपॉन रिपोर्ट फ्रॉम एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स और अदर इन्फॉर्मेशन इन इट्स पोजेशन इज सेटिस्फाइड एज रिस्पेक्ट्स एनी एरिया दैट द बिल्डिंग इन दैट एरिया, जो बिल्डिंग्स हैं उस एरिया में, आर इन द रिस्पेक्ट अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। कैसे एरियाज, कैसे हम बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, किसी भी एरिया में ह्यूमन हैबिटेशन के लिए अनफिट है, फिर भी लोग वहां पे रह रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा चीज नहीं है, कुछ और ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो वहां पे रह रहे हैं। आर बाय रीजन ऑफ dilapidated condition, overcrowding, faulty arrangement, design of such buildings, narrowness, faulty arrangement of streets, lack of ventilation, light, sanitation facilities, or any combination of these factors are detrimental to safety, health and morals. समझ रहे हो बात को? It may be notification of the official gazette declares such area to be a slum area. अब इन सब चीज़ों को जब आप देखते हो, कोई भी बिल्डिंग अनफिट है कि नहीं, तो आप क्या चीज़ों देखोगे? रिपेयरिंग की जरूरत है, स्टेबिलिटी कितनी है, फ्रीडम फ्रॉम डैम, नेचुरल लाइट, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, ये सारी चीज़ों को देखकर आप क्या करोगे? स्लम एरिया को डिक्लेयर करोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? आगे चलते हैं। अब सेक्शन 19 देखिए। सेक्शन 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स इन स्लम एरियाज फ्रॉम इविक्शन। हमने सेक्शन 4 की बात करी थी रेंट कंट्रोल में, याद है? प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम इविक्शन, पर यहां पे ऐड क्या हो जाता है? स्लम एरिया। अब कहता है देखो सेक्शन 19 को जब आप देखोगे, कुछ बातें इसमें 1964 के अमेंडमेंट के बाद ऐड करी गई थी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, पर एज सच अभी के हिसाब से अगर सेक्शन 19 को पढ़ो तो क्या कहता है? कहता है प्रोसीडिंग्स फॉर इविक्शन ऑफ टेनेंट्स नॉट टू बी टेकन विदाउट परमिशन ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी। हमने उसमें भी बात करी थी, याद है सेक्शन 4 में, कि कुछ जो सिचुएशंस होता है वहां पे आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा, उनके प्रोसीजर फॉलो कराना पड़ेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन 2 महीने का, फिर उसके बाद 1 महीने का समय देना पड़ेगा। सारी बातें कर रखी मैंने आपसे सेक्शन 4 में, वही बात यहाँ भी कही थी। सेक्शन 19 को जब आप देखोगे तो प्रोटेक्शन फॉर इविक्शन ऑफ टेनेंट्स नॉट टू बी टेकन, उनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग आप नहीं कर सकते बिना अगर परमिशन लिया आपने कंपिटेंट अथॉरिटी के, तो आप कुछ भी इनिशिएट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको स्लम एरियाज में आप लैंडलॉर्ड हो मान लो, और आपको टेनेंट्स को वहां से हटाना है, चाहे किसी भी पर्पज से हटाना है, आपको क्या लेना पड़ेगा सेक्शन 19 के अकॉर्डिंगली? मेरी बात एक बात ध्यान से समझना। आपको किसी भी चीज के लिए अगर आपको वहां से टेनेंट्स को हटाना है, तो यू मस्ट बी हैविंग अ काइंड ऑफ परमिशन फ्रॉम व्हाट? कंपिटेंट अथॉरिटी बिफोर एनी काइंड ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट व्हाट? इविक्शन करना पड़ेगा आपको। तो कहता है 19(1) को देखोगे आप तो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, नो पर्सन, कोई भी इंसान नहीं, सेल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी, सेल बट यूज है, करेगा, कोई भी बंदा नहीं करेगा। अगर करना है तो उसको एक एक्सप्रेस परमिशन लेना पड़ेगा राइटिंग में किसी कंपिटेंट अथॉरिटी से। क्या क्या करने के लिए? इंस्टीट्यूट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द स्लम एरिया, इंस्टीट्यूट व्हाट? आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द स्लम एरियाज इंप्रूवमेंट एंड क्लियरेंस एक्ट 1964, अमेंडमेंट के बाद की बात कर रहा हूं मैं आपसे। ओरिजिनली ऐसा नहीं था, ओरिजिनली भी रिक्वायरमेंट की बात होती थी, पर ये बातें जो सेक्शन 19(1) ऐड हुआ ना, इंस्टीट्यूट और एग्जीक्यूट के बाद में ऐड हुआ था, पहले ऐसा नहीं था। सिंपली ये कहता था कि नहीं कर सकते आप। तो फिर उसमें कहा गया कि नहीं, अगर कोई भी प्रोसीडिंग आपको उसके खिलाफ स्टार्ट ही करनी है, इंस्टीट्यूट भी करनी है ना आपको, एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग फॉर ऑब्टेनिंग एनी डिग्री और ऑर्डर फॉर इविक्शन ऑफ अ टेनेंट फ्रॉम एनी बिल्डिंग और लैंड इन स्लम एरिया, आपको एक्सप्रेस परमिशन लेना पड़ेगा, राइटिंग में परमिशन लेना पड़ेगा कंपिटेंट अथॉरिटी से स्टार्ट ही करने के लिए। और अगर ऑलरेडी पास हो चुका है इस कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट के पहले, मतलब 1964 के अमेंडमेंट के पहले अगर स्टार्ट कोई ऑर्डर आ चुका है आपको, अमेंडमेंट के पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ 1956 टू 1964 की अगर हम बात करें, 8 सालों में अगर कोई भी अगर आपको ऑर्डर पास हो चुका है इविक्ट करने का, तो उसके खिलाफ एग्जीक्यूशन आप तब तक नहीं कर सकते तब तक आपने एग्जीक्यूशन का क्या ले रखा है? एक्सप्रेस
परमिशन, मतलब राइटिंग में परमिशन ले रखा है किससे, कंपिटेंट अथॉरिटी से। देखो, वेयर एनी डिग्री और ऑर्डर इज ऑब्टेन्ड इन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बिफोर सच कमेंसमेंट, अनअमेंडेड एक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब 1964 1956 के बीच की बात कर रहे हैं। अगर आपको मिला हुआ है डिग्री और ऑर्डर इविक्शन का, पर आप नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते, फिर तो कहता है, एक तो कहता है कि इंस्टीट्यूट ही नहीं कर सकते बिना कमीशन लिए, आपको इंस्टीट्यूट करने के लिए आपको लेना पड़ेगा परमिशन, और अगर मिला हुआ है ऑर्डर तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते बिना परमिशन लिए हुए। मतलब दोनों ही केसेस में अगर 1964 अमेंडमेंट के बाद आ रही है कोई भी प्रोसीडिंग लेनी तो पहले आपको जाके परमिशन लेना पड़ेगा कि सर हम प्रोसीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं। पर अगर 1964 के पहले कोई जजमेंट आपको पास आ रखा है, आपके फेवर में आ रखा है एज ए लैंडलॉर्ड, तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आगे कहता है एवरी पर्सन, 19(2) को देखिए, एवरी पर्सन डिजायरिंग टू ऑब्टेन द परमिशन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल मेक एन एप्लीकेशन इन राइटिंग टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन सच फॉर्म कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये समझ रहे हो आप। 93 कहता है ऑन रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द पार्टीज ऑफ बीइंग हर्ड, मौका देना पड़ेगा आपको, एंड आफ्टर मेकिंग सच समरी इंक्वायरी इनटू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एज इट थिंक्स। सर्कमस्टांसेस को समझिए, समरी इंक्वायरी करिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं। मौका देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कुछ समरी इंक्वायरी हो रही, उसके बाद आपको सर्कमस्टांसेस को देखना पड़ेगा, एक एक केस को देखना पड़ेगा। उसके बाद सेल बाय ऑर्डर इन राइटिंग इधर ग्रांट और रिफ्यूज टू ग्रांट सच परमिशन, या तो परमिशन दे सकते हो या तो नहीं दे सकते, वो राइटिंग में देना पड़ेगा। पर आफ्टर लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन, लॉट्स ऑफ व्हाट इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना पड़ेगा आपको, बहुत अच्छे से इंक्वायरी करना पड़ेगा, प्रॉपर हैंडलिंग करना पड़ेगा तरीकों से कि क्या क्या रीजंस हैं। अब उसी चीज को यहाँ पे सेक्शन 4 में कह दिया है कि कौन कौन से फैक्टर्स आप दिमाग में रखोगे जब आप ऐसा कुछ जजमेंट पास करना है कि नहीं यहाँ परमिशन तुमको नहीं दे रहे, यहाँ परमिशन तुमको दे रहे हैं, तो कौन कौन से फैक्टर को दिमाग में रखेंगे एज ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कहता है सेक्शन 19(4) में वेदर अल्टरनेटिव एकोमोडेशन विद इन द मीन्स ऑफ द टेनेंट वुड बी अवेलेबल टू हिम इफ ही वर इविक्टेड। मान लीजिए उसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो क्या वो जो कमाता है, जो उसके पास मीन्स हैं लाइफ जीने के, क्या उसके बेसिस पे कोई अकोमोडेशन वो अफोर्ड कर सकता है। पहला पॉइंट ये देखोगे। सेकंड पॉइंट, वेदर द इविक्शन इज इन इंटरेस्ट ऑफ द इंप्रूवमेंट एंड क्लियरेंस ऑफ द स्लम एरिया। क्या ये जो इविक्शन करने की बात हो रही है, इससे जो आपका स्लम एरिया है वो इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगा, क्लियरेंस की तरफ जाएगा, कहां जाएगा। मतलब ओवरऑल जो एक्ट के प्रेम्बल्स हैं, जो एक्ट में बोली गई थी, जो जिस पर्पज से बनाया गया था, जिस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया था, वो फुलफिल होता है कि नहीं होता है, ये बात कही गई थी सेक्शन 19(4)(b) में। ये बात देखोगे आप। और थर्ड, कोई भी अगर आपको ऐसा कोई फैक्टर लगता है तो सेक्शन 19(5) कहता है where competent authority refuses to grant the permission, it shall record a brief statement of the reason for such refusal and furnish copy thereof to the applicant। अब एक बात आप मुझे बताओ, सेक्शन 19(4) को अगर आप ध्यान से देखो कि आप एज ए कंपिटेंट अथॉरिटी, आपको अगर ऑर्डर देना है परमिशन का, या फिर आप रिफ्यूज कर रहे हो या ग्रांट कर रहे हो परमिशन, तो आपको कह रहे फैक्टर्स देखना पड़ेगा। अब क्या, मुझे एक बात बताओ, खुद सोचो कि क्या ये सारे फैक्टर्स एक साथ देखोगे। मान लीजिए नहीं, फैक्टर तो दोनों मुझे देखने पड़ेंगे, या तीनों फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। अगर तीनों फैक्टर्स फुलफिल होगा तो भी हम करेंगे। मतलब तीनों की आपने बेटेज 33% दी, मतलब दे रहे हो क्या, ये मेरा सवाल है आपसे। एज ए कंपिटेंट अथॉरिटी, क्या आप तीनों जो आपका सेगमेंट है ABC, उसको 33 दे रहे हो, एग्जैक्टली 33.33 होगा जो भी है, इतना दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। सवाल ये उठता है, क्या तीनों इंडिपेंडेंट है, तीनों को एक साथ क्यूमुलेटिव करके 100 मान रहे हो कि नहीं। हम तो तभी देंगे जब तीनों मिला के 100 हो जाए। कहने का मतलब तीनों को ही देखेंगे, एक को नहीं देखेंगे। मतलब एक अपने आप इंडिपेंडेंट है कि नहीं, एक की 30% वेटेज इंपॉर्टेंस है कि तीनों की 100% मैटर करती है, क्या मैटर करती है, ये सवाल मैं कह रहा हूं आपसे कि क्या एक ही प्रोविजन फॉलो हो गया, एक ही फैक्टर अगर दिमाग में फुलफिल हो गया कि नहीं, इस फैक्टर को फुलफिल कर रहा है, तो दूसरे फैक्टर को इग्नोर कर देंगे आप, तीसरे फैक्टर को इग्नोर कर देंगे आप, या फिर तीनों फैक्टर्स देखना पड़ेगा आपको। लेट्स से मतलब दोनों फैक्टर की प्रोबेबिलिटी बात करें तो ये सवाल उठा कई सारे केसेस में। अब आप खुद सोचो कि जब आप बहुत सारे फैक्टर्स लिखते हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि सारे फैक्टर्स को एक साथ जस्टिफाई किया जाए केस में? कभी भी हो पाएगा? मान लो किसी केस में एक चीज फैक्टर हो रही है, दूसरा चीज नहीं हो रही, किसी में दूसरा हो रहा है, तीसरा नहीं हो रहा, किसी में तीसरा हो रहा है, पहला नहीं हो रहा। ये पॉसिबिलिटी है ना। इट इज नॉट पॉसिबल कि तीनों फैक्टर्स को एक साथ ही देखो आप। तीनों फुलफिल होंगे तभी हम ग्रांट करेंगे, तीनों फुलफिल नहीं होगा तभी हम रिफ्यूज करेंगे। ये बात कही गई। आगे कहता है कि सेक्शन 19(1) इज नॉट अ ग्राउंड फॉर इविक्शन। सेक्शन 19(1) कोई ग्राउंड नहीं है इविक्शन का, वो तो सिर्फ एक प्रोसीजर बताता है आपको कि आप इन सब प्रोसीजर को क्या करोगे, फॉलो करोगे। और मान लो स्लम एरिया है और रेंट कंट्रोल एक्ट दोनों एप्लीकेबल हो रहा है वहां पे, तो कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? तो स्लम एरिया वाला जो प्रोविजन है वो ज्यादा फॉलो करेगा। आपको ये सारे प्रोविजन, अगर स्लम एरिया में डीलिंग कर रहे हो तो ये करना पड़ेगा आपको भैया।
क्योंकि स्पेसिफिक स्टेटूटरी बनाई गई ना, स्टेटूटरी स्पेसिफिकली बनाई गई स्लम एरिया के लिए, इंडिपेंडेंट लॉ बनाया गया प्रॉपर इस एरिया के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि सर पूरा का पूरा रेंट कंट्रोल एक्ट को देखो ना, आप स्लम एरिया को क्यों देख रहे हो। नहीं, अगर स्लम एरिया एक्ट की हम बात करें, स्लम एरियाज की बात करें, तो स्लम एरिया एक्ट ही लागू होगा वहां पर, उसके बेसिस पे ही सारी चीजों को आप देखोगे। अब एक केस मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसमें कहता है कि सेक्शन 19(1) जो है आपका, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड, इसके पहले जो ओरिजिनल था उसमें लिखा हुआ था कि आपको एक्सप्रेस परमिशन लेना पड़ेगा उसमें, पर ये बातें दोनों बाद में ऐड करी गई ना, इंप्लाइड और एग्जीक्यूशन के लिए। पर उसमें भी यही था कि अगर आप कोई भी सूट लेते हो, कुछ भी अगर प्रोसीडिंग फाइल करते हो, ओरिजिनल सेक्शन जो 1956 वाला था, उसमें भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन वाला पॉइंट तो बाद में ऐड किया गया था। तो ये बात पहुंची एक केस में कोर्ट में। ये केस था आपका ज्योति प्रसाद वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसमें उनके जो मांगी थी उन्होंने कि सर इविक्ट करने का मुझे ऑर्डर दे दिया, वो रिफ्यूज कर दिया गया था। तो इन्होंने सेक्शन 19 को ही ऑल टुगेदर चैलेंज कर दिया, अनअमेंडेड सेक्शन की। जो पावर आप दे रखे हो ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को, क्योंकि उस समय तो सेक्शन ये सब आया नहीं था, क्योंकि अमेंडमेंट तो 1964 में हुई ना, ये 1961 का केस है, और ये सब था नहीं प्रोसीजर फॉलो करने का कि नहीं आप ये सब फैक्टर्स देखोगे, ये सब फैक्टर्स की तो बात ही नहीं थी तब। तो उन्होंने बोला कि जो आपने पावर दे रखा है ना सेक्शन 19 के अंदर, कि वो लिख के देगा आपको, रिफ्यूज करेगा कि नहीं करेगा, बिना कोई फैक्टर्स लिखे हुए कि कौन कौन से फैक्टर पे सारी बातें सोची जाएगी, तो वो मनमाना कर रहा है बंदा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में जो बैठा है। ये बात इसको चैलेंज कर दी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अनअमेंडेड सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट एज इट गिव्स अ कंप्लीट डिस्क्रिशनरी पावर टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इस बात को इन्होंने चैलेंज करा। एज विदाउट हिज परमिशन यू कैनॉट इविक्ट अ टेनेंट, इन्होंने कहा, और आर्बिट्ररी और अनगाइडेड पावर देता है। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए ठीक है, आपकी बात मैं मान रहा हूं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसके पास कुछ चीजें लिखी हुई नहीं है, तब लिखी हुई नहीं थी, बाद में लिख दिया गया सेक्शन 19(4) में, जो मैं आपको बताया, मैं वो 2-3 प्रोसीजर 33% वाला और 100% वाला कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने कहा कोर्ट ने कि देखो भैया ऐसी है बात, ऐसा है कि एक्ट को जब आप पढ़ोगे ना, तो एक्ट का प्रेम्बल ही एक बात कहता है कि कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वो ये सोचकर लिया जाएगा कि क्या इससे इंप्रूवमेंट एंड क्लियरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा स्लम एरिया का। मतलब एट द एंड ऑफ द डे द वेटेज मस्ट बी ऑन व्हाट, कि क्या आपके इविक्शन के ऑर्डर से या इविक्शन के रिफ्यूजल से, दोनों से मैं कह रहा हूं, इविक्शन के ऑर्डर दे दिया आपने, ग्रांट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, क्या गरीबों का मदद हो रहा है, क्या गरीबों का उद्धार हो रहा है, क्या वो जो स्लम एरिया में रह रहे हैं उनको इंप्रूवमेंट हो रहा कि नहीं हो रहा। ये अपने आप में एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, एक लाइन अपने आप में एक रूल्स एंड प्रोसीजर है। भले ही ऐसा कुछ लेट डाउन नहीं किया हुआ कंप्लीटली, जो बाद में लेट डाउन किया गया सेक्शन 19(4) में, पर उस समय के लिए कोर्ट ने कहा कि ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इससे मतलब है कि कोई भी स्टेप वो ले रहा है तो वो ये सोच कर लेगा कि किसको जो 2 ऑब्जेक्टिव से इंप्रूवमेंट और क्लियरेंस वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो हो रहा है तो ठीक है, तो ग्रांट करिए, नहीं हो रहा है तो आप रिफ्यूजल करिए। ये बात कही उन्होंने। तो कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेम्बल ऑफ द सेड एक्ट इटसेल्फ सजेस्ट अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड ऑन आर्टिकल 19(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि जो आर्टिकल 19(5) आप कह रहे हो ना कि नहीं आर्टिकल 19(5) के अंदर ये तो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी इन्होंने, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ऐसा नहीं है। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, मतलब ये एक तरीके का ऐसा रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगाया गया कि नहीं, आप जो कह रहे हो ना कि इविक्ट कर दीजिए सर, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपका जो राइट टू ट्रेड है, राइट टू आपका जो लीव है, जो भी आपका फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट है आपका, वो ठीक है, अपनी जगह सही है, राइट टू ऑक्यूपेशन, राइट टू रेसिडेंस जो भी है। बट ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे वो बिल्कुल सही है कि आपके ऊपर इतना रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि आप इविक्ट नहीं कर सकते अगर उनको इंप्रूवमेंट और क्लियरेंस नहीं हो रहा उनके लाइफ का, तो अच्छा नहीं हो रहा लाइफ, तो बस इतनी सी लाइन मैटर करती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जब चेक करते हो वो। लेकिन ये सारी बातें एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद ही कह सकते हैं, बात इस केस में कही गई थी। एक ऐसा ही केस है सीआर एब्रोल वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर अंडर द स्लम एरिया 1970। अब इन्होंने कहा कि जो टेनेंट है, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि सर हमारा तो रिलेशनशिप ही नहीं है लैंडलॉर्ड के साथ, किस तरीके का, हमारा तो टेनेंट लैंडलॉर्ड का रिलेशनशिप ही नहीं है। तो बात यहां पे यही उठी थी कि क्या जुरिडिक्शन आती है ये चेक करने का कि टेनेंट और रिफ्यूजल की बात है कि नहीं। रिफ्यूज कर दिया था रेंट कंट्रोलर्स ने कि नहीं हम आपको परमिशन नहीं देते कंट्रोल ये क्या करने का, इविक्शन करने का, क्योंकि आपको कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। तो 2 इश्यूज पहुंचे बाद में आगे चल के कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, कि क्या कंपिटेंट अथॉरिटी का जो सेक्शन 19 के अंदर जुरिडिक्शन है वो है, मतलब इतना क्या उसकी मतलब ओवरऑल उसकी जुरिडिक्शन को जज करने की बात कही गई थी इशू 1 में कि नहीं आप उसके एक बार जुरिडिक्शन को समझो, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जो आर्बिट्ररीनेस का पावर है ना उसको समझो कि क्या वो आर्बिट्ररी उसका बिहेवियर नहीं होगा यहां पे। और सेक्शन 19(4) को इन्होंने अंडरस्टैंडिंग की बात करी कि एक बार फिर से मुझे समझाइए, उनकी बातों को समझिए। अब इसमें वही बात 33% देना है कि चारों फैक्टर्स को एक साथ देखोगे आप। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए
सेक्शन, जहां तक हम इशू 1 की बात करें, जुरिस्डिक्शन की बात करें, तो जुरिस्डिक्शन तो यही है ना कि वो ग्रांट करेगा कि रिफ्यूज करेगा परमिशन। वो तब कर सकता है जब उसको इंप्रूवमेंट और क्लियरेंस नहीं दिख रहा है जो भी है रिस्पेक्टिवली की मैं बात करूं तो। अगर दिख रहा है कि अच्छा हटाने से इंप्रूवमेंट और क्लियरेंस होगा तो वो तो बिल्कुल ग्रांट करेगा। पर एट द एंड ऑफ द डे जब वो ऐसा करेगा तो उसको क्या देखना है? सेक्शन 19(4) के अंदर रखी हुई वो बातें कि इंप्रूवमेंट हो रहा है, एकोमोडेशन उसके पास है कि नहीं है, या कोई और मीन्स कोई और मैटर अगर उसको लगता है, तो कोर्ट ने बोला कि ये जो बातें आप कह रहे हो ना कि सर वो अल्टरनेटिवली यूज होगा, मतलब 33% वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं, तीनों को जोड़कर 100% देखें ये मैटर करेगा। तो कोर्ट ने कहा कि 33% वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि ईच वन ऑफ इज इंडिपेंडेंट इन इटसेल्फ। वो अपने आप में एक तरीके का इंडिपेंडेंट वर्ड है, इंडिपेंडेंट नेचर का है। एक लाइन, वो जो लाइन लिखी है ना सेक्शन 19(4) में, तीनों जो आपके फैक्टर्स लिखे पड़े हैं वो फैक्टर्स अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। सेक्शन 19(4)A, 19(4)B और 19(4)C, ये तीनों इंडिपेंडेंट है अपने आप में। अगर आपका पहला फुलफिल हो रहा है तो दूसरा फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। अगर उसके पास अल्टरनेटिव एकोमोडेशन है तो ठीक है, आप जाओ ना भैया, आप रहो वहां पे, इसको कुछ काम करना चाहते हैं यहाँ पे। या फिर दूसरा फुलफिल हो रहा है कि नहीं सर अभी कुछ दिन के लिए बाहर निकाल रहे हैं इनको, अभी कुछ दिन के लिए कहीं और जाके रह लें, फिर बाद में जब रिपेयर हो जाएगा तो वापस आके रह जाएं, या फिर एकोमोडेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो। वो केस बाय केस बेसिस पे दिखेगा कि अगर उनके पास रहने के लिए मौका नहीं और इंप्रूवमेंट की बात हो रही है तो उनको रहने के लिए एक जगह दे दीजिए, कुछ समय के लिए रिपेयरिंग करा लीजिए, वो अलग बात है। पर कोर्ट ने जो कहा कि क्यूमुलेटिव नहीं है कि मतलब दोनों को, तीनों को एक साथ ही देखेंगे। यही बात कि जो आपका मैंडेट, एक सेक्शन 19(4) इज मैंडेटरी एंड एग्जॉस्टिव। मैंडेटरी, उसको देखना ही पड़ेगा वो फैक्टर, सेल लिखा हुआ है सेल, वो कौन कौन से फैक्टर्स देखेगा तो ये सारे फैक्टर्स देखेगा। और एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव के लिए उन्होंने एक लैटिन वर्ड यूज करा था, यूनियस इस्ट एक्सक्लूसिव अल्टेरियस, जो भी है ये पढ़ लेना आप, अल्टेरियस। कहने का मतलब कि द एक्सप्रेशन ऑफ वन थिंग इज द एक्सक्लूजन ऑफ द अदर। मतलब अगर एक थिंग, एक लाइन अगर आपका सारा कुछ एक्सप्लेन कर दे रही है तो कोई जरूरत ही नहीं दूसरे लाइन की तरफ जाने की वापस से। ये बात कही गई कि अल्टरनेटिवली यूज होता है दोनों चीज। इफ केस नंबर 1, इफ द फैक्टर नंबर 1 इज फुलफिलिंग द थिंग्स, नो नीड टू गो फॉर फैक्टर नंबर 2 एंड अल्टरनेटिवली इज करेक्ट एंड द वाइस वर्सा इज आल्सो करेक्ट। तो क्यूमुलेटिव नहीं देखेंगे कि नहीं 100% देखना पड़ेगा हमें, नहीं भैया 100% देखो, तीनों को एक साथ नहीं, 33 देखो ना यार, ये अपने आप में 33% इक्वल वेटेज, वो इक्वल वेटेज रखता है, तीसरा जो पॉइंट है वो इक्वल वेटेज रखता है, तो कोई जरूरत नहीं है इतना सोचने की। ये सेम बात एक और केस है आपका पुन्नूराम वर्सेस चिरंजी लाल गुप्ता के केस में कही गई थी। देखो बोथ ए एंड बी इज अल्टरनेटिव बट नॉट क्यूमुलेटिव, सेम बात उसमें भी कही गई थी। तो ये पुन्नूराम का जो केस है, पुन्नूराम वर्सेस चिरंजी लाल गुप्ता, उसमें भी बात सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि अगर फैक्टर 1 फुलफिल हो रहा है तो फैक्टर 2 की तरफ जाने की जरूरत नहीं है एंड अल्टरनेटिवली इज आल्सो करेक्ट। मतलब क्यूमुलेटिव नहीं है, आप 100% वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना। यही में से आएंगे सवाल, या तो ये आपका ये सीआर अब्रोल का केस आ सकता है तो फिर पुन्नूराम का आ जाएगा। बस यही एक दो केस इंपॉर्टेंट था इसमें। और ये जो केस है आपका तो बड़ा आसान सा केस है, लालचंद वर्सेस राधा कृष्णा का केस है कि इसमें कौन सा डेफिनेशन लगेगा टेनेंट वाला, क्योंकि टेनेंट का तो डेफिनेशन ही नहीं दिया हुआ स्लम एरिया में ना। तो जो डेफिनेशन ऑफ टेनेंट है सेक्शन 19(1)A को जो आप देखोगे, सेक्शन 19(1)A क्या कहता है कि कोई भी स्लम एरिया इविक्शन ऑफ अ टेनेंट, कि क्या ये टेनेंट वही है रेंट कंट्रोल वाला, वही डेफिनेशन यहां पे देखेंगे कि ऑक्यूपायर वाला देखेंगे, क्या देखेंगे, क्योंकि इसमें तो कुछ स्पेसिफाई किया नहीं है। आप तो सेक्शन 19(4) में कह रहे हो ना कुछ बातें कि जब भी आप कुछ ग्रांट वगैरह करोगे परमिशन की तो क्या होगा। तो कोर्ट ने कहा कि देखो भैया सेक्शन 19(1)A में जो वर्ड यूज हुआ है टेनेंट, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का यूज है, बहुत बड़े पैटर्न को फॉलो करता है, बहुत वाइडर कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। तो इसीलिए तो टेनेंट का जो सारा कुछ कॉन्सेप्ट दिखेगा वो बिल्कुल दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के साथ सिंबलाइज करके देखा जाएगा। वो ज्यादा वाइडर टर्म में यूज हुआ, ज्यादा वाइडर कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ, बस इतनी सी बात कही गई थी उसमें। ठीक है, ये बात आपके कौन सा केस है, लालचंद वाले के केस में कही गई थी। इन्होंने टेनेंट के डेफिनेशन को चैलेंज करा था तो उन्होंने बोला कि ठीक है एग्जॉस्टिव है, थोड़ा सा बड़ा वर्ड यूज हुआ, वाइडर टर्म्स में यूज हुआ है। वहां तो दिल्ली रेंट कंट्रोल में बहुत छोटा सा वर्ड यूज हुआ है टेनेंट का, मतलब आप रह रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है। पर यहाँ पे उससे भी बड़े कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। सेक्शन 19(1)A, सेक्शन 19(4) में जो बात यूज हो रखी है वो बड़े फैक्टर्स पे, बड़े वाइडर कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। ठीक है, इतनी सी बात थी। तो दिल्ली रेंट कंट्रोल से भी ज्यादा एग्जॉस्टिव माना जाता है इसको, स्लम कंट्रोल को, क्योंकि स्लम्स में बात हम किसकी कर रहे हैं, पुअर की, मार्जिनलाइज्ड की। ठीक है, तो यही तो था आपका, कुछ ऐसा था नहीं इसमें बताने लायक अब। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज हमसे पूछिएगा, मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा एविक्शन का लास्ट टॉपिक एंड देन एक लास्ट टॉपिक सेक्शन यूनिट 2 अगर पॉसिबल हो पाए तो बनाऊंगा, अदरवाइज फिनिश। ओके, एक या दो वीडियो आपके बाद खत्म हो जाएगी। ठीक है,
थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट करिए अपने आप को जैसे भी आपको लगता है, सब्सक्राइब करिए, मॉनेटरी सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट योर सपोर्ट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद मी। थैंक यू।